नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। डीडी न्यूज में हम समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी बड़ी अहम खबरें। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर एक अहम खबर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत की जीडीपी ने लगाई ऐतिहासिक छलांग। 10 वर्ष में 2 गुना हुआ सकल घरेलू उत्पाद। विश्व ने माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अर्थनीति का लोहा। 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक संपन्न। धर्म आधारित आरक्षण को बताया बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध। आक्रमणकारियों को आदर्श बनाने वालों पर भी कड़ा प्रहार। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी से राजनीतिक उबाल। भाजपा ने कहा वोट बैंक के लिए विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से भी नहीं चूक रहा विपक्ष। संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को किया गिरफ्तार। सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कानून व न्याय विभाग पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का शिकंजा। अटॉर्नी जनरल को प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करने और आव्रजन पहल को रोकने वालों की समीक्षा करने के आदेश। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देशवासियों के लिए खुशी का एक और क्षण। देश की जीडीपी ग्रोथ दुनिया भर की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पर है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को बयां करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के डेटा के मुताबिक दशक भर में भारत की जीडीपी ने लंबी छलांग लगाते हुए शानदार वृद्धि दर्ज की है। पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी 2 गुनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी अर्थनीति। 10 वर्ष में 2 गुनी जीडीपी। प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ा। 105% वृद्धि का चौंकाने वाला आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर पूरे विश्व को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वहीं अमेरिका की जीडीपी 2015 में 18.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 66% वृद्धि के साथ 2025 में 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। चीन की जीडीपी 2015 में 11.1 ट्रिलियन डॉलर थी और 2025 में 19.5 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है, यानी इसमें 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 44% वृद्धि के साथ जर्मनी की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 4.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं जापान शून्य वृद्धि के साथ 4.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी पर बना हुआ है। विकास का ये ग्राफ भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि वैश्विक बदलाव वास्तविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत की जीडीपी को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वो जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि यह असाधारण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। सक्रिय आर्थिक नीतियों, साहसिक संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के स्थान पर पहुंचा दिया है। एक ऐसा सम्मान जो आजादी के बाद से किसी भी पिछली सरकार को हासिल नहीं हुआ था। आज ये परिवर्तनकारी पहल न केवल भारत के आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इसे पारंपरिक वैश्विक महाशक्तियों से आगे ले जा रही है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था
में नए ग्रोथ इंजन डेवलप हो रहे हैं, नए राज्य उभर रहे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छेड़ करके $5 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था होने के कारण तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगी। दिग्गज आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश की आर्थिक प्रगति की तेज गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। बीते एक दशक में हुए प्रयासों, नीतियों और निर्णायक फैसलों से आज भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है। IMF से लेकर विश्व बैंक तक इसकी लगातार सराहना कर रहे हैं। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। अठारह साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से हैं। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे टॉयज एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है। साथियों, इन 10 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का पूरा दुनिया मान रही है लोहा। और बेंगलुरु में RSS बेंगलोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में देश को अलग पटल पर ले जाने और विवादास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करने वालों को भी दो टूक जवाब दे दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का समापन हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। शताब्दी के उपलक्ष्य में आरएसएस ने संकल्प लिया है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण ही संघ का लक्ष्य है। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन्हीं बिंदुओं से जुड़े ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शताब्दी वर्ष की प्रगति की समीक्षा के साथ ही बैठक में आगामी वर्ष के लिए विविध कार्यक्रमों, आयोजनों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के एजेंडे में देश के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण और अनुवर्ती गतिविधियों पर चर्चा के अलावा हिंदू जागरण के मुद्दे पर भी चर्चा शामिल रही।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन के अवसर पर बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस पर कहा कि संविधान इस धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरक्षण भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध हैं। Religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है. Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद को लेकर सर कार्यवाह होसबाले ने दो टूक कहा कि जो लोग भारत के मूल्यों के खिलाफ गए उन्हें प्रतीक बना दिया गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को तो स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, लेकिन जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाता। भारत में क्या भारत के यहाँ के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है, हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थित ढंग से भविष्य को उज्जवल बनाने का उद्देश्य मानव एकता और विश्व कल्याण के हित में नजर आया और मौजूदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों के तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के पास मिले कथित जले नोट का मामला सुर्खियों में है। वहीं जस्टिस वर्मा ने नकदी मिलने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में कथित रूप से नोटों की गड्डियां पाए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत है। 21 मार्च को सौंपी गई इस रिपोर्ट में जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर, सीपीडब्ल्यू से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 14 मार्च की रात तुगलक क्रिंसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग की वारदात से हुआ। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को स्टोर रूम में कथित तौर पर नोटों के जले अधजले गट्ठर दिखे। इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 15 मार्च शाम 4:50 पर फोन से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को दी, जो उस दिन लखनऊ में थे। जस्टिस उपाध्याय ने 15 मार्च को ही भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को इस घटना से अवगत कराया, जिन्होंने जस्टिस उपाध्याय को घटना का और ज्यादा ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा। 16 मार्च को दिल्ली वापस लौटने के बाद जस्टिस उपाध्याय ने सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना से मुलाकात की। सीजेआई ने जस्टिस उपाध्याय से कहा कि वह घटना पर जस्टिस वर्मा का पक्ष जानने की कोशिश करें। जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 17 मार्च को जस्टिस वर्मा से घटना पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो जस्टिस वर्मा ने कहा कि आउट हाउस के स्टोर रूम में पड़े किसी भी पैसे या नकदी के बारे में उन्हें पता नहीं था। न तो उनको न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को नकदी के बारे में कोई जानकारी थी और न ही इसका उनके परिवार से कोई संबंध है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को ऐसी कोई नकदी नहीं दिखाई गई जो कथित तौर पर उस रात वहां से बरामद हुई थी।
उन्होंने कहा कि घटना की रात को वह और उनकी पत्नी भोपाल में थे और 15 मार्च की शाम को दिल्ली लौटे। जब उन्हें जले हुए नोटों का वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश हो सकती है। 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने यह फोटो और वीडियो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को भी भेजे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट के आधार पर 22 मार्च को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम न दें। जस्टिस यशवंत वर्मा का पिछले 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड डेटा भी भारत के प्रधान न्यायाधीश को भेजा गया है। जस्टिस वर्मा से यह भी आग्रह किया गया है कि वो अपने मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स, मैसेज या कोई डेटा डिलीट न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। औरंगजेब को आदर्श मानने को लेकर छिड़ी सियासत खत्म नहीं हुई थी कि अब शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राणा सांगा को लेकर एक नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा तो लोगों की भावनाएं भड़क गई हैं। विशेष बात यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन की बात का समर्थन किया है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर सपा को लेकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा नेता के बयान पर भाजपा समेत कई अन्य दल आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है कि ऐसे भारत विरोधी और वीर वसुधा को कलंकित करने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राणा सांगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। हालांकि इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान का समर्थन किया है। रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि तुष्टीकरण में लिप्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसद रामजी लाल द्वारा महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहने का समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से पहचाना जाता है। इतिहासकारों और इतिहास के किताबों के अनुसार राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा
एक आंख और एक पैर खोने के साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा संगा को लगभग 80 घाव लगे थे। राणा संगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा जफर अली को चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह क्षेत्र भारत पाक सीमा के संवेदनशील क्षेत्र में आता है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी की भी सूचना मिली है। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात कठुआ जिले के हीरानगर पहुंचे। हालांकि सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा कि भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हीरानगर के पूरे सीमावर्ती इलाके में बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। साथ ही अगर सीमा से आतंकवादियों की कोई हरकत या कोई गतिविधि हुई तो आतंकवादियों का सफाया जरूर हो। में संदिग्ध लोगों की मूवमेंट को सेना ने और पुलिस ने उसको नोटिस किया है। उस सारे एरिए की घेराबंदी की गई है। चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का क्षेत्र है हीरानगर, भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सारे बॉर्डर के क्षेत्र हीरानगर के अंदर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं आतंकवादियों की मूवमेंट या उनकी कोई हरकत सीमा पार से हुई तो यकीनन आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। वाराणसी में एम्पावरिंग एजुकेटर्स इन ग्लोबल साउथ विषय पर 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 19 देशों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा और डिजिटल पेडागाजी को लेकर गहन चर्चा हुई। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। वाराणसी में एम्पावरिंग एजुकेटर्स इन द ग्लोबल साउथ विषय पर 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 19 देशों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन IUCTE, यूनेस्को, MGI, IP दिल्ली और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा और डिजिटल पेडागाजी को लेकर गहन चर्चा की गई। इसमें 2 मुद्दों पर विशेष तौर से ध्यान केंद्रित किया गया। पहला अर्ली चाइल्डहुड केयर और दूसरा डिजिटल पेडागाजी फॉर एजुकेटर्स, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक हमें समझ में आता है, शिक्षा को पारंपरिक पद्धतियों के साथ साथ आधुनिक पद्धतियों के साथ जोड़ना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिजिटल पेडागाजी की जानकारी हर अध्यापक को होनी चाहिए। वाराणसी शिक्षा और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। विदेशी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित और जोश में भरे हुए हैं। This is great opportunity to me as a educator to increase my skills. This program has been very enriching and I'm happy. It's incredible that this program happened in the holy city of Banaras. प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और डिजिटल पेडागाजी पर हुए कार्यक्रम को विदेशी प्रतिनिधियों ने भूरी भूरी शब्दों में प्रशंसा की। We've had an amazing experience. We've got to learn so much about the content in terms of SEL for early childhood care and education, as well as digital pedagogy. Now, SEL for ECCE is something that we've been implementing over the last 2 years in partnership with MGIP. So it was more consolidation for us. This course
I learned a lot about, especially about UDL and SEL. UDL is about Universal Design of Learning, where we can apply to our class, where it is a framework to cater all the students' barriers and differences. वाराणसी धर्म और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी वर्तमान में विरासत और विकास की नई गाथा लिख रहा है, जिसमें अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की भी अहम भूमिका है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया है। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। भारत सरकार ने अब बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। एफ रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहा है, लेकिन इलाज का हवाला देकर अब वो स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। दिसंबर 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2018 से जब्त की गई चोकसी की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी थी। इन संपत्तियों की कुल कीमत 2,565.9 करोड़ रुपए है, जो पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक के समर्थन से अदालत के आदेश पर जब्त की गई है। इन संपत्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिनमें 125 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियां मुंबई में फ्लैट्स, अंधेरी में 2 कारखाने, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंपी गई है। चोकसी के खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति के लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले शामिल हैं। वहीं नीरव मोदी इस समय लंदन में जेल में बंद है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ रहा है। और बिहार में कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने के मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी मुस्लिम की हितैषी बनती है, लेकिन हमेशा
उसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रही, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्षय रोग यानी टीबी को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती करार देते हुए देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों और भागीदारों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में देश में चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के असाधारण योगदान पर खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और वितरण हमें इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि टीबी उन्मूलन एक राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है। इस संक्रामक रोग ने विश्व में लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टीबी की रोकथाम के लिए हमारे सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियान से देश में पिछले एक दशक में टीबी के मामलों में बहुत कमी आई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परिसीमन को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए चेन्नई में उनकी बैठक को अर्थहीन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया या ऐसे नियमों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विपक्ष को निशाने पर साधते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो डीएमके पार्टी, स्टालिन परिवार, उनका मिनिस्टर्स, उनका एमएलएस, उनका पार्टी के लोग चोरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लिक्कर स्कैम में सरकार डूबा हुआ है। उससे बचने के लिए जो जनता में आज आक्रोश है डीएमके के खिलाफ, उससे बचने के लिए भाषा के नाम पर, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिटेशन के नाम पर गलत प्रचार करते हुए इलेक्शन जीतना चाहिए, ऐसा एक षड्यंत्र का करते हुए कल मीटिंग किया है। 23 साल की उम्र में अमर शहीद भगत सिंह ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम अपने बच्चों में देश प्रेम का संस्कार डालें, ये देशभक्ति है। जो शहीद हुए उनकी शहादत को याद रखना हम सबका कर्तव्य है। ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहीदी दिवस कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शहर को गंदा न करना भी देशभक्ति है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अनेक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति के तरानों ने सबका मन मोह लिया और लोगों में देशभक्ति से लोग सराबोर नजर आए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि मुझे अपने देश से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है, तो मेरे लिए क्या काम है जो मैं कर सकता हूं। तो सच बताती हूं कि देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीने का मौका हर रोज आपके पास है। अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, शैली में, हर जगह कुछ ऐसा डालिए कि जितना जिए देश के लिए जिए। जो कुछ भी करें उसमें देश के लिए भी करें कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के बलिदान दिवस को उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली सरकार ने इस प्रकार के उत्सव शुरू किए हैं। गुजरात के गांधीनगर में आईआईटी के परिसर में 3 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन किया गया। एनएसओ इंडिया
और IIT गांधीनगर द्वारा संयुक्त रूप से हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इस हैकाथॉन को लेकर छात्रों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। हैकाथॉन के बारे में NSO इंडिया के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि पूरे देश से 700 आवेदन आए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ 19 टीमों को 36 घंटे के हैकाथॉन में भाग लेने के लिए चुना गया। So this hackathon that the Ministry of Statistics had organized in conjunction with IIT Gandhinagar was with the objective of, number one, looking at some of our problems that we have and how they can be solved, and more importantly to involve students and make them aware of the data that is available. So we had an excellent response that nearly 4,000 students from across the country had applied, some 700 teams of 5 each. And just out of that, there was a selection done and only 19 teams came out here. And they have been working off for the past 3 days. And I think they have come up with solutions which will help us to take them forward and solve some of our problems that we have. I think it is by this we hope that the students who are working in different institutions. वही हैकाथॉन के बारे में IIT गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मुना ने कहा कि IIT गांधीनगर पहले भी इस तरह के हैकाथॉन का आयोजन कर चुका है। इस बार NSO इंडिया के साथ हैकाथॉन करने का अवसर मिला है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन ने प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने का अनूठा अवसर प्रदान किया जो नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं और सामाजिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा एक ये सौभाग्य है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो है इस हैकाथॉन को ज्वाइन कर पाए। सरकार का ऐसा डेटा, इकोनॉमिक डेटा या डेमोग्राफिक डेटा जिसको यूज़ करके हम जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पे जो कि सारे कंट्री से आए हैं, सारी टीम्स आई हैं, उनको हम एक्चुअल डेटा के साथ हैकाथॉन कर पाए हैं। इससे इनके बच्चों का काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, काफ़ी मनोबल बढ़ा है और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और ये हम यहाँ पे कई इस तरह की हैकाथॉन रन कर चुके हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, हैकाथॉन विद अदर कंट्रीज एंड इंडिया जॉइंटली डन टुगेदर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र दाखिल किए गए आरोपियों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं। ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। इन दोनों ने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में अपने गुर्गों को सहायता, रसद, आतंकी फंड, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया। हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था। जांच से पता चला है कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य BKI के आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना था। मामले की जांच जारी है और NIA BKI आतंकवादी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने के काम में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी पर्व और त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। पर्व और त्योहारों के दौरान किसी भी तरीके से तनाव से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के सफल 8 साल पूरा होने पर भी चर्चा हुई। सीएम ने सभी जनपदों में 3 दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25 से 27 मार्च तक कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति विधानसभा में विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विधायकों से चर्चा भी करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा के प्रति, विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधायकों को सदन में काम करने को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता पासला कृष्णा भारती का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासला कृष्णा भारती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि कृष्णा भारती गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित महिला थी। कृष्णा भारती बापू के आदर्शों पर चलते हुए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी माता पिता की विरासत को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया। पीएम ने भीमावरम में पासला कृष्णा भारती के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए एक तस्वीर भी साझा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 मेले के समापन समारोह में हिस्सा लिया। किसानों को नई तकनीकों के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मेलों से किसानों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी फैसला किया गया है। ग्राउंडा उत्कृष्टता केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है। असम में तिवा समुदाय द्वारा तिवा साहित्य सभा के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान समुदाय ने बोरोड मिसावा नृत्य का प्रदर्शन किया। बोरोड मिसावा नृत्य तिवा समुदाय की समृद्ध संस्कृति की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसकी जड़ें नई फसल की कटाई और प्रकृति पूजा से जुड़ी हुई हैं। असम सरकार द्वारा तिवा को शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है। एनईपी के तहत तिवा जैसी भाषाओं के लिए जरूरी कदम उठाए गए। और दिल्ली में आज सांसदों की कार रैली को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार रैली जेके टायर्स द्वारा 2010 से आयोजित की जाती है ताकि आम जनता में रोड सेफ्टी और सड़क के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। रैली में सांसद अनुराग ठाकुर, राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी शामिल हुए। Is a former member of Parliament, Rajya Sabha from Bihar. That's car number. He's husband of Srimati Misha Bharti. We are very proud to be associated with Constitution Club of India, and this is our 9th edition, and we started this in 2010, and our main objective is road safety and drive safe, and in our motto is also drive safety, drive responsible and be in total control. उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे घड़ियाल दिखने से पर्यावरणविद और पर्यटक खासे उत्साहित हैं। घड़ियाल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। नदी के पानी को स्वच्छ बनाए रखने में घड़ियालों का अहम योगदान होता है। गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई देने के बाद पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। डॉल्फिन बड़ी है वहाँ संख्या में, और वहाँ पर जो घड़ियाल वगैरह भी मिले हैं। तो ये जो है सब ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जलीय जो इकोसिस्टम होता है उसके पार्ट है। तो अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो 30 मिलीग्राम के अंदर जो ऑक्सीजन है तो उसमें मछली मर जाती है। जब मछली मर जाएगी तो घड़ियाल भी नहीं हो पाएगी, ना डॉल्फिन हो पाएगी और दूसरे जो है जंतु भी हो पाएंगे। उसमें हरी शैवाल का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हरी शैवाल जो होती है अगर वो किनारे लगती है तो वो जो है वो ऑक्सीजन बढ़ाती हैं और पानी को साफ कर देती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करने वाले और आव्रजन पहल को रोकने वाले वकीलों और कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को ऐसे वकीलों और कानूनी फर्मों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने एक आदेश में उनका विरोध करने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर विचार किया है। साथ ही ऐसे वकीलों और फर्मों की सुरक्षा मंजूरी और सरकारी अनुबंधों को रद्द करने की तैयारी की है। इसके बाद कानून और न्याय विभाग पर ट्रंप का शिकंजा कसता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पिछले 8 साल में सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी में शामिल रहे वकीलों और कानूनी फर्मों की समीक्षा करके आदेश दिए हैं। इसमें ऐसे वकील और फर्मों की ओर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है जिन्होंने आव्रजन के खिलाफ कदम उठाए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उन्होंने अनुचित तरीके से काम किया है। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। सीएसके की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और ओपनर रचिन रवींद्र ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से स्पिन गेंदबाज विघ्नेश ने 3 विकेट झटके। इससे पहले टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। वहीं एक दूसरे मैच में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने अभियान का आगाज जीत से किया है। रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 287 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 242 रन बनाकर मुकाबला हार गई। हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 67 रन की शानदार पारी खेली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अद्भुत रंगत न सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के तौर पर सामने दिखी है, बल्कि कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां भी सामने आई हैं जो दूसरों के लिए मिसाल से कम नहीं है। ऐसी एक कहानी पैरालंपिक तीरंदाज पायल नाग की है। तो कौन है ये पायल नाग और आखिर क्यों है ये सुर्खियों में? आइए देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की खास रिपोर्ट। हौसले अगर बुलंद हों तो दिक्कत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बौनी साबित होती है, और इसी बात को सामने रखा है पायल नाग ने। पायल एक ऐसी तीरंदाज हैं जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। बावजूद इसके इस तीरंदाज ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रजत पदक जीत इतिहास रचा। पायल ने महज 5 साल की उम्र में एक हादसे में अपने हाथ और पैर गंवा दिए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर आर्चरी अकादमी के कोच कुलदीप वेदवान की नजर उन पर पड़ी और देखते ही देखते पायल एक बेहतरीन तीरंदाज के रूप में सामने आई। बहुत अच्छा लगा, मैं सर को भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सर धीरे धीरे ट्रेनिंग दिए मुझे, तो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते रहे, उसी को भी हल कर दिए सर। फिर धीरे धीरे मैं नेशनल मेडल भी ली, 2 गोल्ड आए मेरे, वो भी सर के वजह से हुआ। सर ट्रेनिंग नहीं देते तो थोड़ी ना मैं आर्चरी, हाँ मैं कर लूंगी आर्चरी करके। मेरे पास कुछ डिवाइस भी नहीं था, तो सर सारे डिवाइस भी बनाए मेरे लिए। तो कोई गुरु ही ट्रेनिंग दिए मुझे, तो उनके ट्रेनिंग की वजह से तो मैं आज 2 गोल्ड मेडल भी लेके आई और खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी। कोच कुलदीप मानते हैं कि सफलता के लिए खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है, और इस कसौटी पर ही वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। पैरा आर्चर है, पैरा एथलीट्स है, जब मेरे पास में पहले दिन आते हैं तो मैं बच्चों का सबसे पहले एक टैलेंट स्काउटिंग करता हूँ और उनके साथ में बातें करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, और उनको सबसे पहला जो मेरा शब्द होता है, मेरा जो लाइन होता है कि आप एबल्ड देन एबल्ड हो। आप जो एबल बॉडीज आर्चर है उससे भी एबल्ड हो, क्योंकि जब शीतल देवी बिना हाथों के तीर चला करके पैरालंपिक मेडल ला सकती है तो आप क्यों नहीं ला सकते? मेरे पास में कोई भी आर्चर आए, मैं उनको कभी भी ये फील नहीं कराता बेचारा, दे आर नोट बेचारा। बड़ी बात यह है कि पायल ने इसी साल जनवरी में शीतल देवी को शिकस्त दी थी और नेशनल चैंपियन के तौर पर सामने आई थी। पायल की दिलेरी अब उनको पैरालंपिक के लिए तैयार कर रही है। पायल बिना हाथ और पैरों वाली दुनिया की एकमात्र तीरंदाज हैं, और यही बात उन्हें दूसरों से अलग भी करती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हौसला इस तरह का है तो फिर सफलता बहुत ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकती। और इस बात का जीता जागता उदाहरण है पायल नाग, जिनका अब अगला सपना पैरालंपिक में पदक
जीतना है। कैमरामैन कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोक प्रसारक डीडी न्यूज ने वॉकाथॉन का आयोजन किया और इस वॉकाथॉन के आयोजन में डीडी न्यूज के सभी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंडी हाउस के दूरदर्शन भवन से डीडी न्यूज वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई गई, इस संदेश के साथ कि दूरदर्शन कर्मी फिट रहें, स्वस्थ रहें। जोश और उत्साह से भरपूर इस वॉकाथॉन को पूरा करने के लिए सभी कर्मियों ने मंडी हाउस से इंडिया गेट सर्कल की दूरियों को नापा। 15 दिव्यांगजन भी इस वॉकाथॉन का गवाह बने, आम लोगों के साथ हिम्मत से चले। डीडी न्यूज़ ने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे। सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो सुबह का टहलना सेहत के लिए जरूरी है। सुबह की ताजी हवा में सैर करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूरदर्शन समाचार के अपर महानिदेशक ने कहा कि रोज व्यायाम से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे जीवन की जो शैली बन गई है उसमें हमारा जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से हो रही हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं। अगर हम रोज व्यायाम करेंगे और वॉक करेंगे और थोड़ी सी हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट में सभी को भाग लेना चाहिए, सभी को अपने आप को फिट रखना चाहिए और इस अभियान को हम जितना आगे बढ़ा सकें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी कड़ी में आज हम सभी ने मिलकर ये एक छोटा सा वॉकाथॉन किया है। दिव्यांगों के लिए बनी संस्था स्वयं और आइडिया ने डीडी न्यूज वॉकाथॉन में अपनी मजबूत भागीदारी दिखाई, सुगम्य भारत का मंत्र दिया और हर क्षेत्र में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज डीडी मैराथन के वॉकाथॉन के इवेंट में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने उस प्रोग्राम को इंक्लूसिव बनाया। एक्सेसिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी है विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूमन राइट, और आज यहाँ आके ये एहसास होता है कि डीडी एक फैमिली की तरह इंक्लूसिविटी के ऊपर विश्वास रखती है और उसको प्रमोट करती है। बहुत अच्छा पहल है डीडी की तरफ से। आइडिया और स्वयं ने मिलकर ये जो समागम आज लगाया है कि लाइक माइंडेड पीपल, दिल्ली दूरदर्शन के परिवार आज इंडिया गेट पे वॉकाथॉन में भाग लिया। भारत को एक्सेसिबल बनाए, भारत को इंक्लूसिव बनाए। जब हम डेवलप्ड नेशन की तरफ चल रहे, विश्व गुरु बनने में आगे अग्रसर है, तो उस समय पे समावेशी भारत होना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाना और उनका माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये वॉकाथॉन किया गया है। ये सराहनीय कदम है। वॉकाथॉन में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत भी किया गया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन को दूसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं महिला वर्ग में प्रतिभा को पहले और कुसुम मीणा को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। 18 से 40 आयु के पुरुष वर्ग में मयंक और महिला वर्ग में ऋतु को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 40 से 50 आयु के पुरुष वर्ग में असीम मिश्रा और महिला वर्ग में शानू को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा आयु वर्ग के लिए पुरुष वर्ग में सुशील और महिला वर्ग में रेवती को पहला स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कार दिया गया। 4 दिव्यांगजनों को भी पुरस्कृत किया गया। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास था वॉकाथॉन डीडी न्यूज़ के माध्यम से एकता, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बहुत ही अच्छा शानदार एक संदेश दिया है। और इस तरीके से कि किस तरीके से फिटनेस को हम और बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो निश्चित तौर पे सबके लिए संदेश है कि अपने फिटनेस को हमेशा आगे रखें और हमेशा फिट रहें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हम दूरदर्शन भवन से पूरा इंडिया गेट का सर्कल पूरा किया, वापस इंडिया गेट आए। फिट रहने के लिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा रखा है। जिसने एक्सरसाइज नहीं किया होगा, जिसने मॉर्निंग वॉक नहीं किया होगा, वही मॉर्निंग वॉक करने लग जाएगा। साथ ही ऐसे आयोजन के जरिए फिट इंडिया के मंत्र को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि आपकी रोजाना की 25 से 30 मिनट की वॉक आपको सेहतमंद रख सकती है, आपको कई बीमारियों से दूर रख सकती है। और उन बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके लिए जानलेवा है। तो अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो रोज़ाना वॉक को ज़रूर प्रेफर करें। कैमरामैन सुनील राणा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक अहम पहल दूरदर्शन समाचार द्वारा डीडी न्यूज़ वॉकाथॉन के आयोजन के तहत। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।